नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। श्रम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दरों में गिरावट दर्ज की गई है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात हो सकती है। योजना आयोग के एक सर्वे में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में 1,53,00,000 और कारखानों में लगभग 53 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। साथ ही पहली बार खेतों में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों की तादाद उन लोगों से ज़्यादा हो गई है जिनके पास ज़मीन है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में विकास दर 9.45% से घटकर 2.7% तक आ गई है। आखिर क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कम होने के कारण और भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह के इसके असरात होंगे, यही है आज देश देशांतर में चर्चा का विषय। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री, हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, ये देख लेते हैं इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2014 में ग्रामीण मजदूरी में महज 3.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई सन 2005 के बाद सबसे कम है। श्रम ब्यूरो के मुताबिक राष्ट्रीय दैनिक मजदूरी की दर नवंबर 2013 में 256.52 पैसे थी, जो नवंबर 2014 में 266 रुपए 26 पैसे है। जाहिर है इसमें अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह मनरेगा समेत ग्रामीण रोजगार से जुड़े दूसरे मौकों की कमी है। इस बीच केंद्र में नई सरकार भी मनरेगा को लेकर खास उत्साहित नहीं दिख रही। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 के शुरुआती दिनों के आंकड़े बताते हैं कि लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिनों का जरूरी रोजगार मिल पाना मुश्किल है। इस बीच अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार ने भी मजदूरी की दरों को प्रभावित किया है। सन 2013 और 14 के दौरान जीडीपी में 0.37% की कमी दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 0.2% की कमी आई है। इसका सीधा असर रोजगार के अवसरों पर पड़ा है। भारत में हर बरस 10 लाख नई नौकरियों की दरकार है। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार के चलते रोजगार के मौके बढ़ा पाना संभव नहीं है। कृषि विकास के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इस तरफ भी सरकार का खास ध्यान नहीं है। बढ़ती कृषि लागत और बढ़ते जोखिम की वजह से खेती घाटे का सौदा है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत से जुड़ा है। यहाँ रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं और मजदूरी नहीं बढ़ रही है। ऐसे में समग्र विकास और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमपाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो लेबर ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को मजदूरी मिलती थी उसमें गिरावट आई है। पिछले 10 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुँच रही है। आपकी नज़र में इसका क्या कारण हो सकता है? ये जो इन्होंने कहा कि मजदूरी की दर घटी है, हो सकता है कि इसमें मुद्रास्फीति को शामिल करने के बाद, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के बाद रियल वेजेस की बात ये कह रहे हों तो संभव हो सकता है। उतनी बारीकी से मैंने इसका अध्ययन नहीं किया, पर खेत पे काम करने वाले आदमी की उपलब्धता घट रही है और मजदूरी बढ़ रही है। जैसे 2005 में मेरे पास 150 रुपये में काम करने वाला आदमी आराम से मिलता था 2005 में। आज 300 रुपया प्रतिदिन के ऊपर भी नहीं मिलता और 9 बजे से पहले खेत पर आना नहीं चाहता, 5 बजे से बाद में खेत पर रहना नहीं चाहता। एक समय का चाय, एक समय का भोजन उसको खेत वाला कराए और वो काम कितना करता है वो भी गारंटी नहीं है। तो कार्य करने की प्रवृत्ति, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादकता कहा जाता है, वह घट रही है और वेतन बढ़ रहा है जी। और वो जो लेबर कमीशन की रिपोर्ट है, मैं हो सकता है कि उन्होंने रियल वेजेस की बात कही हो, जिसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के बाद इस पर उसका एक कारण जो है मुख्य, वो जो है वो संख्या उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत का तो मुझे जानकारी है और अभी मैं केरल होकर आया हूँ और तमिलनाडु भी होकर आया हूँ, आंध्र भी गया था पिछले वर्ष। आम तौर से किसान ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि काम करने वाला मजदूर मिल नहीं रहा है और तनख्वाहें बढ़ रही हैं और लागत हमारी बढ़ रही है।
एक इसमें कारण यह भी हो सकता है क्योंकि खेती का मुनाफा घट रहा है। मैं उस पर आऊँगा आपके साथ। प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि मजदूरी में गिरावट दर्ज की गई है, पिछले 10 वर्षों में सबसे कम न्यूनतम दर्जे को ये पहुंची है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहली चीज़ तो मैं साफ करना चाहता हूं कि मजदूरी दर की बढ़ोतरी में गिरावट है, बढ़ोतरी में गिरावट है, न कि दर में गिरावट है जी। तो यानी कि जिस रफ्तार से दर बढ़ रही थी, पहले दर अगर बढ़ रही थी 6% पर, तो आज बढ़ रही है 3.8% पर, तो बढ़ तो रही है। पहली चीज़ तो नॉमिनल वेजेस तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। उसके अलावा दूसरी बात ये जो सोमपाल जी ने उठाई कि क्या रियल वेजेस कब की बात हो रही है, ये रियल वेजेस की बात नहीं हो रही है। रियल वेजेस को तो तब आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, मुद्रास्फीति दर है 4% CPI की, तो मतलब मुद्रास्फीति दर थोड़ी सी ज़्यादा है। जिस रफ्तार से मजदूरी की दर बढ़ी है उस रफ्तार उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो रियल वेज रेट में थोड़ी कमी आई है। मगर आपकी जो मोटी बात है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। सबसे बड़ी बात वो है कि मज़दूर आज मिलना मुश्किल हो रहा है। उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि में अगर मुझे थोड़ा 1 मिनट दें तो मैं समझाना मैं चाहूँगा। उसके कारणों पे आऊँगा, लेकिन पहले कमल नयन काबरा जी और हरवीर जी से भी जान लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है और जिस आंकड़े को अभी संतोष जी ने दुरुस्त किया कि लगातार मजदूरी की दर बढ़ रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। और वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी की दर है। कुर्बान साहब इसको और स्पष्ट करें जी। इन्होंने ये नहीं कहा कि जिससे बढ़ना चाहिए था उससे कम बढ़ रही, इन्होंने कहा कि जिस गति से पहले बढ़ रही थी उसकी अपेक्षा कम। वही कह रहा नहीं, उस बढ़ना चाहिए मेरे इसमें अंतर आ जाता है जी। इसमें अंतर है। आप कह रहे हैं कि जिस डिजायर्ड रेट से बढ़नी चाहिए थी उससे नहीं बढ़ रही। चलिए वो बात प्रोफेसर मल्होत्रा कह रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ रही थी कई वर्षों में उस गति में कमी आई। जी। तो ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। मैं उस बात को दुरुस्त करना इस तरह से चाहूँगा कि बढ़ना चाहिए भी था और ये बहुत कम बढ़ रही है। मैं कुछ तथ्यात्मक जो फैक्चुअल बात है उसको सही कर दूँ। ये सारे हिंदुस्तान के पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बात है, केवल कृषि की बात नहीं है। जो आंकड़े आपने बताए कुर्बान भाई, वो सारे कृषि क्षेत्र के हैं, सारे देश के लिए हैं, सर्वे पर आधारित है और पुराने भी जिस आधार पर मिलते थे उसी आधार पर ये मिले हैं। इसलिए आप उनको एक्सेप्ट करके इनको नहीं एक्सेप्ट करें, ये भी वाजिब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज गैर कृषि रोजगार जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए कृषि से, संख्या में भी और उत्पादकता में भी और सब। तो खेती में क्या मिल रहा है ये काफ़ी कम है। हमारे मित्र 150 रुपये पिछले साल देने की बात कर रहे थे 2005 में है 2005 में। और मैं इनके अनुभव से, और खेती का अनुभव तो मेरा बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो मैं राजस्थान जाता रहता हूँ अपने प्रदेश में, और वहाँ पर मैंने देखता हूँ कि किसान को, क्योंकि वो पानी वगैरह आ गया है वहाँ पर, पंपिंग सेट्स लग गए हैं, 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, किसान को वहाँ पर मजदूर देने के लिए 200-250 रुपये देने पड़ते हैं। इसमें मनरेगा का भी योगदान है। और मनरेगा को सब लोगों ने माना है कि जब मनरेगा चल रही थी तो वहाँ पर दाम बढ़े थे, 2 डिजिट की मतलब कि दहाई के अंक में भी खेती की जो मजदूरी की दर है, और गाँवों की मजदूरी की दर है खेती से ज़्यादा, और गाँवों में मजदूरी की दर बढ़ी थी। पर आप पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में और लंबे काल में देखेंगे तो जो चाहिए वाली बात है वो, क्योंकि अभी तथ्यों की बात में ये चाहिए वाली बात भी आ गई है। मैं ये बता दूँ कि सारे हिंदुस्तान में 1950 से लेकर के आज तक राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 960 गुना बढ़ी है, और आप उसको स्थायी कीमतों पर देखेंगे तो केवल 28 गुना बढ़ी है। कीमतों में 50 गुना, मतलब रुपये की कीमत 2 पैसे के करीब रह गई है रियल वैल्यूज़ में। तो उस सेंस में देखें, और देश में जो कॉरपोरेट सेक्टर की कॉरपोरेटाइजेशन की कारण, और जो हम सरकारी क्षेत्र में और संगठित क्षेत्र में उनके मुकाबले में देखें तो उनकी रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों वर्सनिंग हो रही है। और आज के न्यूनतम आवश्यकताओं में आप ये देखेंगे कि सरकारी सुविधाएं आम आदमी को
हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हाईवेज़ की बात कर रहे हैं। गाँवों में सड़कें मिट्टी में 8-8 इंच 10-10 इंच पानी में धंस करके वो चलते हैं, मिट्टी घर में आती है, खरों का पानी नहीं होता है। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि इथियोपिया से ज़्यादा जो आंकड़े खराब है हिंदुस्तान के गाँवों की। मैं आता हूँ आपके पास काबरा जी। हरवीर जी, आप भी कृषि अर्थव्यवस्था पर पैनी नज़र रखते हैं और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो लेबर ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने मामले को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। एक्चुअली इसमें अगर आप देखें, एक तो फैक्ट ये है कि जो ग्रोथ रेट थी मजदूरी की वो कम हुई है। दूसरा, मेहरोत्रा जी ने बोला है, वही जो आंकड़ा रखा है जो रूरल एरिया के लिए सीपीआई है उससे भी नीचे हो गया। तो रियल टर्म में तो मजदूरी घट गई है। एक तो ये तो फैक्चुअल हो गया कि अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है और मजदूरी के बढ़ने की दर उससे कम है। सोमपाल जी की बात ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में इसी लेबर ब्यूरो के आंकड़े थे, करीब 300% तक मजदूरी बढ़ी थी। उसमें एक योगदान ये था कि मनरेगा, मतलब कि खेती के इतर कुछ इस तरह के मौके काम करने के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उपलब्ध हुए, मजदूरों को, जो कि वहाँ पर उसने एक ऐसा मार्केट खड़ा किया कि किसानों के ऊपर भी बड़ी मजदूरी का बोझ आया और उन्होंने दिया। लेकिन उसको देने में जो मसला था कि पिछले 7-8 साल में जिस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ी, फसलों के दाम बढ़े, उसके ऊपर उतना उसको संकट नहीं दिख रहा था। अभी क्या हो गया, अब चौतरफा स्क्वीज हो गया है। एक तो आपका ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो गई है। शहरों में जो काम के अवसर थे ऐसे अनस्किल्ड लेबर के लिए जो गांव से आते थे और शारीरिक श्रम करते थे, उनके लिए अवसर घटे, या तो वो आ नहीं रहे या पीछे खिसक रहे हैं। ये इसके चलते वहाँ मार्केट खड़ा हुआ। दूसरे, किसान की उपज का दाम जिस तरीके से क्रैश हुआ है इस बार, ख़ास तौर से वो जितना भी आप देख लीजिएगा, कोई भी फसल आप देख लो, बहुत बुरी हालत है और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसकी पेइंग कैपेसिटी जो वेजेस के लिए थी वो भी घटी है। तो ये एक वाकई चिंता का बड़ा मसला है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आए हैं उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। अब देखिए, अच्छी के लिए जो इन्वर्टेड में मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि उनका एक बयान मैंने पढ़ा आज, तो वो कहते हैं ये अच्छी बात है क्योंकि इसके बाद अब तो ये मान लेना पड़ेगा आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर को, रघुराम राजन को, कि अब मौका आ गया है कि ब्याज दरों में कटौती हो, क्योंकि अब तो वेजेस भी नीचे जा रहे हैं और अब इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है ही नहीं। एग्रीकल्चर के प्राइसेस क्रैश कर ही गई हैं। तो सबसे पहले जो ग्रामीण आबादी है उसका जो बुरा हाल है वो देश के इकोनॉमिक एडवाइजर को, चीफ को लगता है कि अच्छा मौका है। सो एक्चुअली अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है और इस मुद्दे की तरफ कोई अब सोच नहीं रहा है कि जिस तरीके से डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं अवसरों में, रहन सहन में, जीवन की सुविधाओं में, मौक़ों में, अर्बन एरिया, अब चूँकि पूरा देश का फोकस, पूरी सरकार का फोकस, इकोनॉमिस्ट का फोकस, कॉर्पोरेट का फोकस वो है कि जो बढ़ता हुआ मोबाइल, अपवर्डली मोबाइल जो मिडिल क्लास है, तो वो नाराज नहीं है। इसलिए ये सप्रेस सेक्शन जो है इसके लिए अब चिंता करने का मौका नहीं है। आपने इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये इस वक्त, मेरा मानना। अब हम इसके कारणों की भी बात करेंगे। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब, आप कारण गिनाने वाले थे और अब मैं जो 2-4 चीज़ें कही जा रही हैं, एक तो ये कि मनरेगा में जिस तरह से कटौती की गई है ये एक कारण बताया गया है। दूसरे, किसानों में जो उनकी हालत है, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, वो इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं कि मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी दे सकें। और दूसरा, जिस तरह से गाँव से शहरों में पलायन हो रहा है तो गाँव में रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, जिसकी तरफ काबरा साहब इशारा कर रहे थे। आप क्या कहेंगे कि क्या सूरत हाल है ये सारे कारण हैं, मगर मैं एक एक करके आता हूँ। थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझना बहुत आवश्यक है। ज़रूर। बात यह है कि 2005 की शुरुआत में जब 2005 के अंत में जब मनरेगा चालू हुआ तो उससे 5 साल पहले तक रूरल वेज रेट्स जो थी स्टैग्नेंट थी, कांस्टेंट थी। मनरेगा के आने की वजह से एक ट्रिगर मिला जिसकी वजह से मजदूरी दर ग्रामीण इलाकों में बढ़ी, गैर खेती और खेती दोनों में बढ़ी, मगर वो बढ़ती रही। उसका कारण मनरेगा नहीं है। मनरेगा हो नहीं सकता क्योंकि मनरेगा एक बार आया, उसका जो असर होना था वो हुआ और
ठीक है, माना कि उसके बाद मनरेगा में जो मजदूरी दर थी वो हल्के हल्के बढ़ती रही, मगर अगर मजदूरी दर बढ़ती रही और रियल वेजेस बढ़ी हैं रूरल एरियाज़ में, खेती में और गैर खेती के काम में, दोनों में बढ़ी हैं जी। रियल वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हुए मैं के बात कर रहा हूँ। जो सोमपाल जी, मैं कामराज साहब की बात से एक तरह से सहमत हूँ कि ये बढ़नी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टैग्नेंट थी, बहुत हद तक स्टैग्नेंट थी, ये रहना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि वेज रेट्स बढ़ी, और जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिसकी वजह से गरीबी की दर कम हुई। अरे साहब, 2004-05 और 2011-12 के बीच में अगर गरीबी की दर ही नहीं, मगर जो टोटल गरीबों की संख्या है हमारे देश में, तेंदुलकर लाइन को लेकर के, अगर वो भयानक रूप से कम हुई, क्योंकि 40 करोड़ गरीब थे 2004-05 में, उसकी संख्या घट करके 11-12 में 26 करोड़ रह गई, तो 14 करोड़ का फर्क आया हुजूर। तो ये कैसे हुआ? रियल वेजेस बढ़ रही। तो अब मैं आता हूं आज के आंकड़े पर। तो अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, इस वजह से, क्योंकि 2-3 कारण आपने सही गिनाए कि कंस्ट्रक्शन में लोग जा रहे थे और एग्रीकल्चर छोड़ रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों दोनों में। लेकिन वहाँ भी मंदी आ गई, थोड़ी मंदी आई है, ऐसी ज़बरदस्त वहाँ भी मंदी नहीं आई है, वो आपकी बात सही है। जहाँ तक मनरेगा में मंदी का सवाल है, देखिए बात ये है, ये हमको असलियत मानना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, उसमें मजदूरी दर इतनी बढ़ती चली गई कि उसकी वजह से लोग खेती को छोड़ने ही वाले थे। अब सोमपाल जी जो बात कह रहे हैं कि 300 रुपए पे आदमी मिलता नहीं है, उसका एक ही कारण मनरेगा है, उसका दूसरा और बहुत बड़ा कारण है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है। जी काबरा साहब, क्या सहमत हैं आप जो संतोष जी ने तर्क दिए और ये कह रहे हैं कि गरीबी की दर में काफ़ी कमी आई है और लोगों का जीवन ज़्यादा बेहतर? मैं एक चीज़, इससे पहले कि कारवा साहब, मैं एक चीज़ और बस कहना चाहता था, मैं एक ही वाक्य जी, कि जो MSP है, न्यूनतम खरीद की जो दर है सरकारी, वो इस साल नहीं बढ़ी, वो पिछले 5-6 सालों से बढ़ती रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वेजेस बढ़ती रही। जी काबरा साहब, देखिए, मूलतः मैं सहमत हूँ इस अर्थ में कि जो कीमत, जो मजदूरी की दर बढ़ी है, वो हर दृष्टि से आवश्यक भी थी और उसके लिए आर्थिक कारण भी ऐसे बन रहे थे कि हमारे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ग्राम विरोधी वातावरण में भी ये कुछ ताकतें ऐसी ऑब्जेक्टिवली चल रही थी कि उसका बढ़ना लाजिमी हो गया, क्योंकि जो न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने का सरकार की व्यवस्था है और जो घोषणा की जाती है, ये केवल घोषणा थी। पहले मनरेगा के रूप में एक पहला ऐसा आया कि गाँव में लोगों को एक विकल्प मिल रहा है, और वो कम से कम ऐसा था कि बहुत अधूरा, लंगड़ा और दुनिया भर के करप्शन से भरा हुआ था, पर एक ऑप्शन तो था, कुछ लोग ले सकते थे, दबंग ले सकते थे, और दबंग अपने लोगों को नकली बना करके भी दे सकते थे। पर गाँव में पैसा आया, जब गांव में पैसा गया, चाहे किसान की, मजदूर की जेब में नहीं गया हो, उससे मांग बढ़ी। पर मैं असहमत हूँ एक बहुत बड़ी बात से, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता एक ही प्रॉब्लम के 3 अलग अलग पहलू हैं, और जब तक असमानताएं बढ़ती है, रोजगार नहीं बढ़ता है, तब तक गरीबी केवल एक ही तरह से बढ़ सकती है। नहीं, मैं उसको बात को समाप्त कर दूं कि आप गरीबी की एक रेखा, जिन्होंने जिस तेंदुलकर रेखा का नाम किया, वो इतनी, जैसे कह सकते हैं, बेहया थी, इंसानियत से दूर थी कि उस पर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सोमपाल जी, कृषि क्षेत्र में जो विकास की दर 2010-11 में थी वो 9.54% थी, जो अब घट करके लगभग 2.7% रह गई है, और जाहिर है कि इसका भी असर ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रहा है। जो लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन शहरों में भी अब इस तरह का एक मंदी का दौर जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर वहाँ भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो कृषि क्षेत्र में गिरावट है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है? जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी की है, और 2 ही कारक हैं जिम्मेदार, 2 ही फैक्टर। एक है कि जब किसान के पास कमाई होती है तो उसको मजदूरी देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, और उसका स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नैसर्गिक
आर्थिक प्रक्रिया है कि जब पैसा देने के लिए होगा तो मजदूर भी मांगने का हकदार है और देने वाले की स्थिति होती है, सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है जी। दूसरा वैकल्पिक रोज़गार का है, और ये बात सही कही प्रोफेसर मेहरोत्रा ने कि एक बार वैकल्पिक रोज़गार की बात, चाहे वो बिना ही काम के कुछ पैसा गया और उसके दूसरे प्रभाव भी पड़े, पर वो इससे संबंधित नहीं है। जैसे जब ग्रामीण मांग बढ़ी तो जो स्लगिश डिमांड थी, जो घटती हुई मांग थी औद्योगिक उत्पादों की, उसको भी सहारा मिला। इस बात को बहुत कम अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं और योजना आयोग में भी इसको कम, क्योंकि आंकड़े ये हैं जो प्रायः जब भी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है तो दिस नेवर एंटर्स द डिस्कोर्स, ये उस चर्चा में आता ही नहीं कभी, कि 46% मांग ग्रामीण क्रय शक्ति के ऊपर आधारित है, निर्मित विनिर्मित उद्योग की भी, उत्पादों की भी, तो उस पर भी असर पड़ता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जहाँ तक खेती की विकास दर घटने का सवाल है, उसका सबसे बड़ा 2 कारण है। एक कारण है कि खेती की जोत का आकार कम होता जा रहा है, क्रमशः घटता जा रहा है। 83% जोत ऐसी हैं भारत में जो आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं हैं, और वो केवल उतना ही काम दे पाती हैं जितना घर के लोगों के लिए ज़रूरी हो। वो बाहर से मजदूर को लगाकर एम्प्लॉय करके खेती करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा जो है, जो बहुत लंबे समय से, खास तौर से 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल से लेकर अब तक सतत एक ही स्थिति बनी हुई है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 60% खेती भारत की, वो उसके पास सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जिस 40% के ऊपर है, वहाँ एक तो जोत की आकार और एक ज़मीन की पैदावार सीमा पर पहुंच चुकी है, उससे ऊपर बढ़ने की गुंजाइश नहीं। माफ़ी के साथ मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। हरवीर जी, हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी की दरें कम हो रही हैं या वहाँ रोज़गार के अवसर भी उसके साथ जो उससे जुड़ा हुआ कारण है वो कम हो रहे हैं, और कृषि की भी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किस रूप में पड़ेगा आपकी नज़र में? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने उठाई है कि पिछले बरस में भी और उसके पहले भी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी उसने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा बूस्ट दिया था, और ये पहला साल ऐसा होने जा रहा है जो अभी चल रहा है वित्त वर्ष, एग्रीकल्चर अब की बार ऋणात्मक होने वाली है। बड़ा इसमें कोई वृद्धि की बजाय जो है, क्योंकि खरीफ का जो प्रोडक्शन आया है वो कम रहा है, रबी का जो प्रोडक्शन है उसमें भी जिस तरह के बीच में मानसून अभी भी विंटर रेंज भी ठीक से नहीं हुए हैं, उसमें प्रोडक्शन कम होगा, और इस बात को सरकार भी अब स्वीकारती है। अभी 1 सप्ताह पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया कि इस बार प्रोडक्शन कम रहेगा। और ऊपर से जो दूसरा काम हुआ कि हमने जो MSP में जो बढ़ाया इस बार 3 से 4% या फ्रीज कर दिया, तो दोनों मिला करके आप ये मानेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों का अपना जो इकोनॉमिक शेयर है इकोनॉमी में, वो भी घटेगा, और नतीजा ये होगा कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ेगा। वहाँ से डिमांड जनरेट उतनी नहीं होगी जिस तरीके से इंडस्ट्रियल गुड्स और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या FMCG के लिए डिमांड जनरेट होती थी, वो नहीं होगी, और उसका नतीजा पूरी इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीति निर्धारक हैं उनको ठीक से समस्या दिख नहीं रही है, और संकट जब बढ़ेगा तो शायद तब ज़्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाली है। एक मुख्य बात मेरे समझ में छूट गई, हम सब परिचित हैं, खेती का रकबा भी घट रहा है और तेजी से घट रहा है। इसमें ये जो अधिग्रहण तो कह रहे थे सोमपाल जी कि क्रमशः घट रहा है, नहीं पर घट रहा है, और वो जो सरकारी आंकड़ों में कम आता है उससे ज़्यादा, क्योंकि काले धन का हमला जो हो रहा है गाँवों में, किसानों ने जमीन का एक टुकड़ा, खासकर इसके बाद वो शहर के जो पास वाला है उसने बेच दिया उसको। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो मूल अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन जिस तरह से होता है कि GDP वृद्धि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सद्गुण है और अर्थव्यवस्था के कल्याण का कारण है, तब भी इसमें नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या और खेती में कमी और गिरावट आ रही है, तो ओवरऑल ग्रोथ, और खासकर ये जो गैर कृषि वाला क्षेत्र है, खासकर विनिर्मित उद्योग वाला जो क्षेत्र है, उनकी मांग का भी बहुत बड़ा आधार ये है, और लंगड़ी टांग से एक केवल सप्लाई साइड से कोई अर्थव्यवस्था चल नहीं पाती है। पर उसमें जो
सबसे गंभीर बात है, उसकी तरफ हरवीर जी ने इशारा किया था कि ये किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, गांव के आदमी की दुर्दशा हो रही है, उस पर हमारे सरकार में बैठे हुए लोग जश्न मना रहे हैं कि अब तो ब्याज की दर कम करो, ताकि उद्योगपति, एक मिनट में पूरा बाकी कर लूं, कि आम आदमी को निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं जो बैंकों में पैसा डाल रहे हैं। संतोष जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, कि जो सरकार की खुले बाजार की नीति है या जो पुरानी आर्थिक नीतियां हैं जो चल रही है, जिसके ऊपर सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की है, उसके रहते हुए क्या हम इस समस्या से कुछ निजात पा पाएंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण इलाकों में और खेती पर जो निवेश होना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और उस पे चर्चा होना और उस पे काम होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो आपने सही फरमाया कि खेती की विकास दर 2.6% हो गई है, इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि अगर ये विकास दर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जैसे हरवीर जी और हमारे साथी ने कहा। बहुत ज़रूरी है कि निवेश दर बढ़े ग्रामीण इलाकों में और खेती में खास तौर से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सोमपाल जी, कमल नयन काबरा साहब और हरवीर जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।